नमस्कार। वीडियो के इस भाग में प्रस्तुत है मनोवैज्ञानिक कहानीकार जैनेंद्र का जीवन परिचय, उनकी बहुचर्चित कहानी अपना अपना भाग्य का सारांश, कहानी के शीर्षक की सार्थकता एवं उद्देश्य। प्रस्तुत है जीवन परिचय। जैनेंद्र कुमार बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध तथा संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाओं पर लेखनी चलाई है। इनका जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी को अलीगढ़ जनपद के कौड़ियागंज नामक कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्यारेलाल और माता का नाम श्री रमा देवी था। इनका बचपन का नाम आनंदीलाल था, लेकिन इन्होंने अपना नाम बदलकर जैनेंद्र कुमार रख लिया था। हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्य आश्रम में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। फिर इन्होंने पंजाब से हाई स्कूल और वाराणसी के सेंट्रल हिंदू स्कूल से इंटरमीडिएट की परीक्षाएं उत्तीर्ण की तथा उच्च शिक्षा हेतु बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। लेकिन सन 1921 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी शिक्षा का क्रम मध्य में ही टूट गया। इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी का गहन एवं विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया। आंदोलनों में भाग लेने के कारण वे कई बार कारागार भी गए। सन 1928-29 ईस्वी से इन्होंने साहित्य क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया। 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। कृतियाँ। इनकी पहली कहानी खेल सन 1928 ईस्वी में विशाल भारत में छपी थी। इनके प्रथम उपन्यास परख पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्होंने अपनी रचनाओं में कला, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज, राष्ट्र, मानवता आदि विषयों पर लेखनी चलाई है। इनके अनेक निबंध संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। इनके निबंध चिंतन प्रधान एवं विचार प्रधान हैं। जैनेंद्र जी की प्रमुख कृतियाँ: कहानी संग्रह फांसी, एक रात, पाजेब, स्पर्धा, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, 2 चिड़िया, जय संधि। इनकी कहानियाँ जैनेंद्र की कहानियाँ नाम से 10 भागों में संग्रहित है। उपन्यास सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, परख, तपोभूमि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। जयवर्धन, विवर्त, सुखदा, मुक्तिबोध भी इनके अतिरिक्त उपन्यास हैं। अपना अपना भाग्य कहानी का सारांश। श्री जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित अपना अपना भाग्य एक मार्मिक कहानी है। प्रस्तुत कहानी में जैनेंद्र कुमार की मनोविश्लेषणात्मक यथार्थवादी रचना है। 2 व्यक्ति सैर करने के लिए नैनीताल गए। वहाँ वे होटल डी पब में ठहरे। शाम को वह बाहर घूमने गए और इधर उधर घूमने के बाद बिना किसी विशेष कार्य के सड़क पर पड़ी हुई एक बेंच पर बैठ गए। उनके आसपास का वातावरण आनंदपूर्ण है। दूर दूर के लोग आए हुए हैं। ताल में अपने अपने पालों को उड़ाती हुई किश्तियाँ और डोंगियाँ दौड़ रही हैं। कुछ लोग ताल के किनारे बेंच पर बैठे हैं और कुछ मछली पकड़ने में ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं। लॉन में बच्चे खेल रहे हैं और एक दूसरे को गाली देते जा रहे हैं। न उन्हें पीछे की बातों का ध्यान है और न अपने भविष्य की चिंता है। स्त्री पुरुष, बालक बालिकाएं लगातार सड़कों पर चल रहे हैं। एक भागम भाग मची हुई है। सभी व्यस्त हैं चलने में, फिरने में। छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता का हाथ पकड़े उछलते कूदते चले जा रहे हैं।
जो जरा बड़े हैं वे अपने माता पिता से आगे आगे चल रहे हैं। सभी इस स्थान का अधिक से अधिक आनंद प्राप्त कर लेना चाहते हैं। एक हाट सी लगी हुई है। अंग्रेज स्त्रियां स्वतंत्र भाव से सड़कों पर चल रही हैं, परंतु भारतीय महिलाएं अपने भारतीय आदर्शों की मूर्ति बनी संभल संभल कर चल रही हैं। अंग्रेज़ों को प्रभु मानने वाले कुछ भारतीय भी अंग्रेज़ों की नकल में ही व्यस्त लग रहे हैं। उनके रहन सहन और चाल ढाल से पता लगता है मानो उन्हें भारतीयता से घृणा है। वे दोनों व्यक्ति वहीं उसी बेंच पर बैठे रहे। समय बीतता गया और अंधकार बढ़ता गया। हवा में नमी बढ़ती जा रही थी, साथ ही ठंड भी। धीरे धीरे चारों ओर अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में चारों ओर बिजलियां चमकने लगी। दृश्य बड़ा सुहावना था। अब भीड़ कम हो गई थी। सभी ओर शांति का साम्राज्य था। बादलों ने झुककर धरती को ढक लिया था। 11 बजे वे दोनों लौट पड़े। ठंड के कारण उनमें से एक की इच्छा जल्दी से होटल में पहुंचने की थी, परंतु दूसरा व्यक्ति उस दृश्य का और अधिक आनंद लूट लेना चाहता था। वे दोनों मार्ग में पुनः एक बेंच पर बैठ गए और बहुत देर तक वहीं बैठे रहे। इतने में उस अंधेरे में कुछ चलता हुआ सा दिखाई दिया। उस छाया के निकट आने पर देखा तो वह 10-11 वर्ष का एक लड़का था। नंगे सिर, नंगे पैर, एक कमीज पहने चला जा रहा था। उसके पहुंचने का कोई स्थान निश्चित नहीं था। संसार की सभी रंगरलियों से उदास वह गोरे रंग का मैला कुचैला लड़का अपनी सोच में डूबा हुआ चला जा रहा था। उन दोनों व्यक्तियों में से एक ने आवाज़ देकर उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, किंतु वह कोई उत्तर न दे सका। उसका कोई गंतव्य हो तो बताए। वह किसी दुकान पर नौकर था। मालिक उसे 1 रुपया और जूठा भोजन खाने के लिए देता था, जिसके लिए उसे मालिक के सभी काम करने पड़ते थे। मजबूरी में गरीबी के कारण घर से भाग आया था। दुकान पर ही वह सोता था। अब दुकान के मालिक ने उसे काम से हटा दिया था, अतः उसके रहने, खाने और सोने का अब कोई स्थान निश्चित नहीं था। पूछने पर उस लड़के ने बताया कि उसके साथी को उसके मालिक ने मारा और वह मर गया। उन दोनों व्यक्तियों को उस बालक की स्थिति पर दया आ गई। वे उसे अपने साथ ले आए। उनके मित्र वकील थे जो एक अन्य होटल में ठहरे हुए थे। वकील साहब का होटल उनके होटल के रास्ते के बीच में ही पड़ता था। वे उस बालक को नौकरी दिलाने के लिए वकील साहब के पास लाए। उन्होंने होटल में आकर वकील साहब को आवाज़ दी। वे सर्दी में बड़ी मुश्किल से नीचे आए। उस लड़के को नौकर रखने के लिए उनमें से एक ने बहुत जोर दिया, परंतु वकील साहब न माने। कुछ तर्क वितर्क के पश्चात वकील साहब उन सबको वहीं छोड़कर सोने के लिए चले गए। निराश होकर वे दोनों व्यक्ति होटल से बाहर आ गए। बालक की सहायता करने के लिए उनमें से एक ने अपनी जेब में हाथ डाली, परंतु उसकी जेब में उस समय 10-10 के नोटों के अतिरिक्त कुछ और न था। दूसरे साथी ने जब उसे भोजन के लिए कुछ पैसे देने के लिए अपनी जेब को टटोला तो वहाँ भी पैसे नहीं थे, केवल नोट ही थे। दोनों सोच में पड़ गए। दोनों में से कोई भी 10 रुपये का नोट देने का साहस करने के लिए तैयार न था। वह मात्र दया का प्रदर्शन ही कर सके। तब उनमें से एक ने लड़के को दूसरे दिन आने के लिए कहा। बालक ने पूछा कि क्या वे उसे कुछ काम दे सकेंगे। आश्वासन मिलने पर वह जाने लगा।
पूछने पर उसने बताया कि वह वहीं कहीं किसी पेड़ के नीचे या बेंच पर सो जाएगा। ठंडी हवा चल रही थी और ठंड के कारण बालक के दांत किटकिटा रहे थे। उसके पास ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, केवल कमीज ही उसने पहनी हुई थी। कुछ ही देर में वह वहाँ अंधेरे में गुम हो गया और वे दोनों मित्र गर्म बिस्तरों का आनंद पाने के लिए होटल डी पब की ओर चल पड़े। दूसरे दिन वह समय पर उनके होटल नहीं पहुंचा। दोनों मित्रों ने और अधिक प्रतीक्षा करना उचित न समझा। वे होटल से चल पड़े। बस में सवार होकर चलने लगे तो उन्हें एक बालक के ठंड से मरने की खबर मिली। वे समझ गए कि वह बालक जो उन्हें पिछली रात मिला था, सड़क के किनारे किसी पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। वे किसी को दोष न दे सके। दुर्भाग्य की बात है कि एक बालक भूख और सर्दी के कारण ठिठुर कर अपने प्राण दे देता है, वह भी घर से दूर असहाय अवस्था में। शीर्षक। कहानी का शीर्षक अपना अपना भाग्य। एक पर्यटन स्थल में घूमते घूमते पर्यटकों के वैभवशाली जीवन और ठंड से अकड़कर मर जाने वाले एक बालक के भाग्य का तुलनात्मक चित्रण करने की दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली एवं सार्थक सिद्ध हुआ है। इस शीर्षक के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक समाज इन विसंगतियों को अब अपना अपना भाग्य कहकर उपेक्षा कर जाता है, किंतु क्या यह विसंगतियां मनुष्य के भाग्य के कारण है अथवा इसका कारण मानव की अपनी सामाजिक व्यवस्था है? वास्तव में यह सिर्फ सामाजिक व्यवस्था एवं बुद्धिजीवियों पर व्यंग कसते हुए कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। उद्देश्य। जैनेंद्र जी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक यथार्थ को उजागर करने वाले कहानीकार हैं। अपना अपना भाग्य कहानी में भी सामाजिक वैषम्य का यथार्थ चित्रण हुआ है। संपन्न देसी विदेशी सैलानियों के बीच भूख और सर्दी से पेड़ के नीचे दम तोड़ते निरीह बालक का चित्र प्रस्तुत करके जैनेंद्र ने मानव समाज की भयावह विषमता और स्वार्थपूर्ण जीवन की ओर संकेत किया है। सामाजिक व श्रम के प्रति बुद्धिजीवियों की उपेक्षापूर्ण उदासीनता और असमर्थता की मनोवृत्ति पर भी लेखक ने व्यंग किया है। धन्यवाद मित्रों। आशा है आपको अपना अपना भाग्य कहानी का सारांश पसंद आया होगा। कृपया आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना कभी ना भूलें। धन्यवाद।